हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पी ब्लॉक पढ़ने जा रहे हैं, है ना। और पी ब्लॉक हम लोगों ने उस समय भी पढ़ा था और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सही बच्चों, इसमें मैं आपको बता दूं 40% तक केमिकल बॉन्डिंग आता है। 40% तक केमिकल बॉन्डिंग आता है। हम सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली पढ़ने जा रहे हैं आज। कुछ हमने 11th का भी पी ब्लॉक पढ़ रखा है पहले से। इसमें 40% तक केमिकल बॉन्डिंग आता है पी ब्लॉक में ना। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो 15th ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है भाई? 15th ग्रुप है। 15th ग्रुप को नाइट्रोजन्स फैमिली बोला जाता है। नाइट्रोजन्स का मतलब होता है विच क्रिएट सफोकेशन, विच क्रिएट सफोकेशन। सुना ध्यान से, जो सफोकेशन क्रिएट करते हैं ना उनको बोला जाता है नाइट्रोजन्स। सुना ध्यान से, 15th ग्रुप नाइट्रोजन्स बोला जाता है विच क्रिएट सफोकेशन। ये इनकी जो गैसेस होती है ना वो सफोकेशन क्रिएट करती है। 15th ग्रुप दे आर हैविंग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NH2NP3, है ना बेटा। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3। इसका मतलब इनकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सब तो आपको बेसिक में आता होगा, फिर भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। 15th ग्रुप है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। कौन सी फैमिली पढ़ रहे हैं हम लोग? नाइट्रोजन फैमिली है प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये नाइट्रोजन फैमिली में मेंबर है। नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें दो नॉन मेटल हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी दो मेटलॉइड है। इस फैमिली में एक ही मेटल है, वो है बिस्मथ। बिस्मथ इस फैमिली में इकलौता मेटल है। बिस्मथ इस फैमिली में इकलौता मेटल है। बेटा नाइट्रोजन जो नेचर में है ना वो दो फॉर्म में मिलता है। एक NaNO3 जिसे चाइल्ड सॉल्ट पीटर बोलते हैं, चाइल्ड सॉल्ट पीटर, और एक मिलता है वो KNO3 के फॉर्म में जिसे इंडियन सॉल्ट पीटर बोलते हैं। इंडियन सॉल्ट पीटर एनसीईआरटी में दे रखा है, इसे अंडरलाइन करना। सबसे अच्छी बुक इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी है। NaNO3 के फॉर्म में नाइट्रोजन मिलता है। 78% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर कंटेन नाइट्रोजन गैस, है ना। 78% हमारे एटमॉस्फेयर में कौन है? नाइट्रोजन गैस है। तो ये थोड़ा सा बेसिक है कि ये नाइट्रोजन फैमिली पढ़ने जा रहे हैं। नाइट्रोजन है जो है हमें वो कैसे मिलता है? एक तो NaNO3 की फॉर्म में मिलता है, एक KNO3 की फॉर्म में मिलता है। NaNO3 को हम चाइल्ड सॉल्ट पीटर बोलते हैं और KNO3 को हम इंडियन सॉल्ट पीटर बोलते हैं। इस फैमिली में दो नॉन मेटल हैं, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। दो मेटलॉइड हैं, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, एंड बिस्मथ इज द मेटल। नोट कर लो बच्चों, फटाफट जल्दी नोट कर लो, ठीक है। तो 15th ग्रुप फैमिली है हमारी, नाइट्रोजन है फैमिली है। इनको नाइट्रोजन्स बोला जाता है जो क्या क्रिएट करते हैं? सफोकेशन। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो फॉर्मूला है NH2NP3। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं। बट इसमें नाइट्रोजन डज नॉट शो एलोट्रॉप्स, है। बट इसमें नाइट्रोजन एलोट्रॉप शो नहीं करता, डज नॉट शो एलोट्रॉप्स। नाइट्रोजन के कोई एलोट्रॉप्स नहीं होते, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। फास्फोरस के एलोट्रॉप्स होते हैं तीन फॉर्म होती है फास्फोरस की। एक होती है व्हाइट फास्फोरस, एक होती है रेड फास्फोरस। 3 एलोट्रॉप्स होते हैं फास्फोरस के, एक व्हाइट फास्फोरस, एक रेड फास्फोरस, एक ब्लैक फास्फोरस। इंपॉर्टेंट है, आगे जाके बात करेंगे। 13 लेक्चर्स में ये इसे कंप्लीट करना होता है। व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। तो 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म है फास्फोरस की, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। बेटा जो ये 3 हैवी मेंबर हैं, ये दीज हैवी मेंबर्स कौन कौन से? मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ से यहाँ तक है ना। इनकी मोस्ट हैवी मेंबर्स हैं क्योंकि डाउन द ग्रुप आते हैं। ये हैवी मेंबर्स मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +5 है। इन हैवी मेंबर्स की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एंड +5 है। जरा लिख लो।
इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे प्यारे बच्चों +3 एंड +5। हैवी मेंबर्स की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एंड +5 है। मैं ये बता दूं, जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो Np3 के 3 इलेक्ट्रॉन्स की कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने के कारण है। कंपाउंड फॉर्मेशन में अगर 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी, और अगर +5 कब आएगी, जब NH2 और Np3 के 5 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। Np3 ऑक्सीडेशन, अगर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी, और अगर 2 ये और 3 ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगी। तो पहला नोट करा जाए, पी ब्लॉक में बेटा 40% केमिकल बॉन्डिंग का इन्वॉल्वमेंट है, 15th ग्रुप मेंबर्स है, नाइट्रोजन्स बोला जाता है, जिसका मतलब इनकी गैसेस जो है वो सफोकेशन क्रिएट करती हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फार्मूला NH2Np3 होता है, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। मैं यहाँ एक पॉइंट लिख रहा हूँ, इसको नोट करके ऐसे, ये कॉन्फिगरेशन हाफ फिल्ड है, मोर स्टेबल है। ये कॉन्फिगरेशन हाफ फिल्ड है, मोर स्टेबल है। हाफ फिल्ड मोर स्टेबल कॉन्फिगरेशन है। नाइट्रोजन इसमें एक ऐसा मेंबर है जो एलोट्रॉप्स नहीं शो करता। फास्फोरस जो है वो 3 एलोट्रॉप्स शो करता है, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, जो ये 3 हैवी मेंबर्स हैं, इनकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 एंड +5 है। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तब आती है जब Np3 के 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे कंपाउंड फॉर्मेशन में, और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तब आती है जब 2 ये इलेक्ट्रॉन और 3 ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। नोट करो जल्दी से, नोट करो जल्दी से, रफ कर दो, ठीक है। फास्फोरस इसमें एलोट्रॉप शो करता है, नाइट्रोजन इस फैमिली में एलोट्रॉप शो नहीं करता। फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स हैं। थर्मोडायनेमिकली जो सबसे मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप है वो ब्लैक है, ठीक है बेटा, ये याद रखना। थर्मोडायनेमिकली जो मोस्ट स्टेबल फास्फोरस है वो ब्लैक है। असली में जो फास्फोरस ब्लैक और रेड है ना, वो व्हाइट फास्फोरस से बनाए जाते हैं। तो नेचर में जो फास्फोरस हमें मिलता है वो व्हाइट होता है। समझ गए मेरी बात को? अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो हमने 15 ग्रुप में पढ़ा कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, और जो ये बिस्मथ है। हैवी मेंबर्स के केसेस में बेटा, हैवी मेंबर्स के केसेस में NH2 इलेक्ट्रॉन आपके रेजिस्टेंस या फिर रिलक्टेंस शो करते हैं इन कंपाउंड फॉर्मेशन। मतलब ये अगर NH2 के इलेक्ट्रॉन, देखो एक चीज और बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट फेमस टर्म है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब समझो आप, जो आप हैवियर मेंबर्स में जाओगे तो वो हैवियर मेंबर जो हैं उसमें ये जो NH2 के इलेक्ट्रॉन हैं ये कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने से मना करते हैं, रेजिस्टेंस शो करते हैं या रिलक्टेंस शो करते हैं इन कंपाउंड फॉर्मेशन। ये कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए रेजिस्टेंस या रिलक्टेंस शो करते हैं कंपाउंड फॉर्मेशन में, इसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा जाता है। भाई NH2 के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा जाता। ये वाला पेयर जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये वाला पेयर जब कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो उसी को बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऐसा हैवी मेंबर्स में होता है बेटा, सिर्फ ऐसा हैवी मेंबर्स में होता है। मैं अभी टर्म लिखा दूंगा, ऐसा हैवी मेंबर्स में होता है, ऐसा हैवी मेंबर्स में होता है, समझो मेरी बात, ऐसा हैवी मेंबर्स में होता है। हैवी मेंबर्स के केस में पुअर शील्डिंग ऑफ F, पुअर शील्डिंग ऑफ D की वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में या कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो डिफरेंस आता है वो कितने से आ जाता है? जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो डिफरेंस आता है वो कितने से आ जाता है? +2 से, +2 का अंतर आ जाता है। ऐसा किस किस फैमिली में होता है? ऐसा बोरोन फैमिली में भी होता है, ऐसा कार्बन फैमिली में भी होता है, ऐसा नाइट्रोजन फैमिली में भी होता है, और ऐसा कहीं हद तक ऑक्सीजन फैमिली में भी होता है। मैंने क्या लिखा है वो समझो बेटा। इसका मैंने लिखा है जो NH2 इलेक्ट्रॉन है वो रेजिस्टेंस इन हैवी मेंबर्स के केस में रेजिस्टेंस शो करते हैं या रिलक्टेंस शो करते हैं इन कंपाउंड फॉर्मेशन। मतलब ये कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसी को बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसी को बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। बोलो
नहीं समझे? इसी को बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। NH2 के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसी को बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये किस किस फैमिली में लगता है आप जरा समझो। ये बोरोन की फैमिली हो, ये कार्बन की फैमिली हो, ये नाइट्रोजन फैमिली हो, इनके अंदर जो हैवियर मेंबर है, जो हैवियर मेंबर का मतलब है जो डाउन द ग्रुप आते हैं, हैवियर मेंबर के केसेस में आपका क्या लगता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। बच्चों मैं एक चीज और समझाऊं, यहां पर एक चीज और मैं समझाऊं। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब है अगर मैं डाउन द ग्रुप आऊं, समझो इनके हैवियर मेंबर में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं, थैलियम जो है वो +1 एंड +3 दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। थैलियम के लिए +1 की स्टेबिलिटी +3 से ज्यादा होती है, ये ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट है। उसी तरीके से लेड जो है कार्बन फैमिली में वो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट लेड के लिए +2 की स्टेबिलिटी +4 से ज्यादा होती है। समझो इनर्ट पेयर इफेक्ट है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का डिफरेंस आ जाता है? 2 की। ये तो हमारी कहानी थी, ये वाली कहानी हमारी बोरोन फैमिली की थी, ये वाली कहानी हमारी कार्बन फैमिली की है। हम लोगों को किसकी कहानी पढ़नी है? नाइट्रोजन फैमिली की। अब नाइट्रोजन फैमिली में बिस्मथ की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +5 है। बिस्मथ दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक 3+, एक बिस्मथ 5+, बट बिस्मथ 3+, बिस्मथ 5+ से ज्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों है बोलो? ऐसा क्यों है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण है ना ऐसा भाई। हैवियर मेंबर है, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा, समझते? तो हैवी मेंबर्स के केस में NH2 के इलेक्ट्रॉन मना कर देते हैं कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने से। ये निकलने कंपाउंड फॉर्मेशन में जब ये पार्टिसिपेट करते हैं तो ये निकलने से मना कर देते हैं। जब ये निकलने से मना कर देते हैं तो ये इनर्ट हो जाते हैं, इसी को बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इनर्ट हो जाते हैं, इसी को बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझे नहीं समझे? बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन में हैवियर मेंबर के केसेस में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। जैसे थैलियम दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 +3। थैलियम के लिए +1 ज्यादा स्टेबल है, थैलियम +3 से। लेड के लिए +2 ज्यादा स्टेबल है, +4 से। उसी तरीके से बिस्मथ दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 एंड +5। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है हैवी मेंबर्स के लिए। इन तीनों के लिए मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 एंड +5। और जब मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 एंड +5 तो बिस्मथ इसमें सबसे डाउन द ग्रुप आ रहा है, हैवियर मेंबर है। जब डाउन द ग्रुप आएगा, हैवी मेंबर है, तो बिस्मथ के लिए +3 ज्यादा स्टेबल है +5 से। तो कंपाउंड फॉर्मेशन के अंदर NH2 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट करने से मना कर देना ही क्या कहलाता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ऐसा नहीं है इनर्ट पेयर इफेक्ट सिर्फ इसी फैमिली में लग रहा है, ये बोरोन फैमिली में भी पढ़ चुके हो, है ना, कार्बन फैमिली में भी पढ़ चुके हो। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं +3 की स्टेबिलिटी की, तो बिस्मथ +3 सबसे ज्यादा स्टेबल, देन आर्सेनिक +3, एंटीमनी +3 एंड देन आर्सेनिक +3। तो डाउन द ग्रुप जाने पे +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती है ना। अगर यही चीज मैं किसके लिए पूछूं, +5 के लिए पूछूं, तो बिस्मथ के लिए 5+ कम स्टेबल, Sb के लिए एज कंपेयर टू 5+ एज कंपेयर टू आर्सेनिक 5+, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा 5+ का डाउन। ये सब इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण है। अगर मैं बात करूं बिस्मथ 3+ इज मोर स्टेबल देन बिस्मथ 5+। इसके अलावा अगर मैं बोलूं आर्सेनिक में, तो आर्सेनिक 5+ इज मोर स्टेबल देन आर्सेनिक 3+। ये सब कहानी इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण होती है ना। इसी चीज को एनसीईआरटी एक चीज में और बोलती है, वो कहती है बिस्मथ 5+ जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बिस्मथ 5+ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझ गए नहीं समझे? बिस्मथ 5+ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि बिस्मथ 3+ जो है वो बिस्मथ 5+ से ज्यादा स्टेबल है। बिस्मथ 3+ बिस्मथ 5+ से ज्यादा स्टेबल है, तो बिस्मथ 5+ क्या चाहेगा? कहीं से दो इलेक्ट्रॉन मिलकर गेन कर कर किसमें कन्वर्ट हो जाए? बिस्मथ 3+ में कन्वर्ट हो जाए। क्यों बिस्मथ 3+ में कन्वर्ट होना चाहता है?
क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्यों स्टेबिलिटी ज्यादा है? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। इसीलिए बिस्मथ ये +5 जो है ना, ये बेटा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ करो बोलो, हाँ करो जल्दी से हाँ कर दो। +3 की स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दिया मैंने, अंडरलाइन कर दो। बच्चों मैं बहुत ज्यादा कुछ समय से परेशान था, बट निराशा से मैं निकल चुका हूं। बिस्मथ 3+ इज मोर स्टेबल देन बिस्मथ +5। ऐसे नोट करना है, बहुत अच्छे से नोट करना है। तो हैवी मेंबर्स के लिए मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? हैवी मेंबर्स के लिए मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +5 है। और डाउन द ग्रुप जाओगे तो +5 की स्टेबिलिटी कम होती है और +3 की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है जरा बताओ? NH2 इलेक्ट्रॉन का कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने से या रिमूव होने से मना कर देना। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी। और अगर 3 इसके और 2 इसके पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगी। तो बिस्मथ 3+ बिस्मथ 5+ से ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब मैंने ये स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख दिया है, जल्दी से आप इसे नोट कर लो, ठीक है? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जनरली लगता किसमें है ये भी लिख लो, 6th पीरियड के मेंबर्स में लगता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादातर किसमें लगता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट किसमें लगता है? हैवी मेंबर्स में मतलब 6th पीरियड के एलिमेंट्स में लगता है। जैसे कौन कौन 6th पीरियड में आता है? नाइट्रोजन फैमिली में बिस्मथ, कार्बन फैमिली में लेड, बोरोन फैमिली में थैलियम, इन सभी में लगता है। तो इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, नोट करो अच्छे से लिखा थोड़ा सा। अच्छा, बिस्मथ का एक कंपाउंड नोन है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो है BI5। BiF5 वो कंपाउंड है जिसमें बिस्मथ की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? 5 होती है। आप NCERT पढ़ना। बिस्मथ का एक कंपाउंड नोन है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में BiF5, जल्दी से नोट कर लो। ना ऑक्सीडेशन मेन मुद्दे पे ज्यादा बात की जाए, साइज, ग्रुप, ये इन सब पे नहीं बात कीजिए क्योंकि समय बहुत कम है, पढ़ना बहुत कुछ है। बच्चों एक चीज यहां पर मैं एक चीज लिखना चाह रहा हूं, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है और मेटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, बिकॉज मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घट जाती है। जैसे नाइट्रोजन अगर -3 शो करेगा ना तो उसको नाइट्राइड बोलेंगे। फास्फोरस अगर -3 शो करेगा ना तो उसे फॉस्फाइड बोलेंगे। अरे पूरा याद कर लो अच्छे से। तो -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, और अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो नाइट्रोजन के वो ऑक्सीडेशन स्टेट -3 शो करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो -3 वो ज्यादा शो करते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इस फैमिली में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन है। वो सब आपको मालूम है जनरली कि डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज बढ़ेगा, है ना। ये सब चीजों पे बात नहीं कर रहा हूं मैं इन सब चीजों पे बात नहीं कर रहा हूं। तो ये नोट कर लो पहले अच्छे से। तो डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छा, इस फैमिली में नाइट्रोजन जो है ना वो N2 की फॉर्म में मिलता है, बाकी सारे पॉली एटॉमिक है, नाइट्रोजन इसमें डायटॉमिक है।
all are polyatomic, all are polyatomic, all are polyatomic except nitrogen, except nitrogen, nitrogen is diatomic। सारे पॉलीएटॉमिक है या टेट्राएटॉमिक है। मैं आपको बता दूं नाइट्रोजन नेचर में N2 फॉर्म में मिलता है, फास्फोरस नेचर में P4 मिलते हैं। पॉलीएटॉमिक के बगल में आप लोग लिख लेना ये टेट्राएटॉमिक होते हैं, टेट्राएटॉमिक। अब अलग अलग केसेस हैं। अगर आप रेड फास्फोरस की बात करोगे तो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, तो ऑल आर पॉलीएटॉमिक एक्सेप्ट नाइट्रोजन व्हिच इज डायटोमिक। उसके पीछे भी रीजन है, उसके पीछे रीजन समझो। नाइट्रोजन स्मॉल साइज का होता है, और नाइट्रोजन जब स्मॉल साइज का होता है तो वो साइड वाइज ओवरलैपिंग अच्छी कर सकता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग इफेक्टिव होती है उसके केस में। नाइट्रोजन छोटा होता है साइज में और साइड वाइज ओवरलैपिंग उसकी इफेक्टिव होती है, और जब उसकी साइड वाइज ओवरलैपिंग इफेक्टिव होती है तो नाइट्रोजन पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन पी पाई मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है, नाइट्रोजन पी पाई मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है। इसीलिए नेचर में नाइट्रोजन N2 फॉर्म में मिलती है, और जब नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, इसी ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, इसी ट्रिपल बॉन्ड की वजह से वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी होती है, और जब वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी तो ये वेरी लेस रिएक्टिव होगा, और वेरी लेस रिएक्टिव होगा तो आप इसे एक तरीके से ये कह सकते हैं इनर्ट होगा, इनर्ट होता है। तो नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड मिलते हैं, और उसके पीछे रीजन है कि नाइट्रोजन छोटा साइज होने के कारण पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, और जब नाइट्रोजन छोटा साइज होने के कारण पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है तो उसमें उसकी इन तीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, जिसकी वजह से वो काफी लेस रिएक्टिव होता है, इनर्ट। बट इतना कम रिएक्टिव नहीं होता जितना हीलियम और नियॉन होते हैं। हीलियम नियॉन तो काफी लेस रिएक्टिव हैं, सिर्फ उनके कंपैरिजन में तो ज्यादा रिएक्टिव होता है, बट इनर्ट होता है। इनर्ट का मतलब ये नहीं आप कंपैरिजन करने लग जाओ किससे, हीलियम और नियॉन से, ऐसा नहीं होता। तो नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, और नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है तो उसके अंदर साइड वाइज ओवरलैपिंग इफेक्टिव होती है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग अगर इफेक्टिव होगी तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, बट फास्फोरस पी ट्रिपल बॉन्ड पी नहीं बना पाता, आर्सेनिक AS ट्रिपल बॉन्ड AS नहीं बना पाते। उसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्यों है? उसका रीजन है साइज बड़ा होता है, और अगर साइज बड़ा होगा तो साइड वाइज ओवरलैपिंग इनइफेक्टिव होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग इनइफेक्टिव होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग इनइफेक्टिव होगी। और अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग इनइफेक्टिव है तो ये साइक्लिक P4 स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। साइक्लिक P4 स्ट्रक्चर होता है व्हाइट फास्फोरस का, उसकी एटॉमिसिटी 4 होती है। व्हाइट फास्फोरस का साइक्लिक P4 स्ट्रक्चर होता है, उसकी एटॉमिसिटी 4 होती है, अच्छे से नोट कर लो। तो नाइट्रोजन छोटे साइज होने की वजह से उसके अंदर साइड वाइज ओवरलैपिंग इफेक्टिव है। साइड वाइज ओवरलैपिंग अगर इफेक्टिव है तो नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड N की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और जब नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड N की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो इन तीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। दैट्स व्हाई नाइट्रोजन इज वेरी लेस रिएक्टिव और इनर्ट, है ना। नाइट्रोजन पी पाई मल्टीपल बॉन्ड क्यों बना सकता है? क्योंकि उसका साइज छोटा है। साइज छोटा होगा तो साइड वाइज ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगी, साइज बड़ा होगा तो साइड वाइज ओवरलैपिंग वीक होगी। साइड वाइज ओवरलैपिंग वीक होने के कारण फास्फोरस ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना पाता, इसीलिए फास्फोरस एग्जिस्ट करता है P4 के फॉर्म में, जबकि नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है N2 के फॉर्म में। जरा नोट कर लो इसे अच्छे से, जल्दी से नोट कर लो इसे। अब बात आती है मेल्टिंग पॉइंट की, जल्दी से नोट कर लो। मेल्टिंग पॉइंट की बात आती है, मैं आपको बता दूं नाइट्रोजन गैस होता है, फास्फोरस सॉलिड होता है। उसके पीछे भी रीजन बता देता हूँ। रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन गैस होता है, फास्फोरस सॉलिड होता है। रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन गैस होता है, फास्फोरस सॉलिड होता है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों है? बहुत आसान है। फास्फोरस में मोलर मास ज्यादा होता है, मोलर मास ज्यादा होगा तो वैन डर वाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और वैन डर वाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा होगा
वैन डर वाल्स फोर्सेस का अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, अगर मोलर मास ज्यादा है, वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मतलब सॉलिड होगा, पैकिंग अच्छी होगी, सॉलिड होगा। इसके अंदर मोलर मास कम है भाई, इसकी एटॉमिसिटी 4 होती है ना, 4, इसकी एटॉमिसिटी 4 होती है ना। नाइट्रोजन की फास्फोरस की एटॉमिसिटी 4 है, तो मोलर मास ज्यादा है, मोलर मास ज्यादा है तो वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो एटम से दूसरे के क्लोज आएंगे, मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो सॉलिड हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस होता है क्योंकि उसके अंदर वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कम होता है। अच्छा, फास्फोरस P4 क्यों बनाता है? फास्फोरस P4 क्यों बनाता है बताओ? रीजन ये है ना, फास्फोरस P4 इसलिए बनाता है क्योंकि वो p पाई मल्टीपल बॉन्ड शो नहीं कर सकता। क्यों नहीं शो कर सकता? क्योंकि उसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो वो p पाई मल्टीपल बॉन्ड शो नहीं कर सकता। तो जो व्हाइट फास्फोरस है वो नेचर में साइक्लिक P4 स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलता है, जबकि नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में मिलता है। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन यहां पर भी है। O2 एंड S8, O2 रूम टेम्परेचर पे गैस होती है, जबकि रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड होता है। सेम रीजन, एटॉमिसिटी 8 है, रूम टेम्परेचर पे आपका O2 गैस होती है और एसिड सॉलिड होता है। रीजन क्या है? एटॉमिसिटी 8 है, वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, सॉलिड है। O2 गैस है, वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कम है, गैस। बोलो जल्दी से, रीजन एटॉमिसिटी है ना। इनके मेल्टिंग पॉइंट में भी यही वजह से डिफरेंस है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में भी। बताओ, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस इसी की वजह से है ना भाई। इसकी एटॉमिसिटी 8 है, वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस इसी की वजह से, जबकि इसकी एटॉमिसिटी 4 है, इसकी 2 है। जरा नोट कर लो। समझ में नहीं आया मेरे बच्चों को? इतना पहले नोट तो करो, सब नोट करना है। तो नाइट्रोजन इकलौता इस फैमिली में डायटोमिक है, बाकी सारे पॉलीएटॉमिक है, टेट्राएटॉमिक है, समझो ना। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, तो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। नाइट्रोजन गैस होता है, फास्फोरस सॉलिड होता है। क्या रीजन है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने का? कारण है मोलर मास ज्यादा है ना, मोलर मास ज्यादा है, वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो आप देखोगे नाइट्रोजन से, अगर आप नाइट्रोजन जाते हो मेल्टिंग पॉइंट में, तो मेल्टिंग पॉइंट जो ऑर्डर होता है, नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस का, नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस का, फास्फोरस से ज्यादा आर्सेनिक का, फिर उसके बाद कम हो जाता है, फिर कम हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट, फिर कम हो जाता है। उसके पीछे रीजन है मेटालिक कैरेक्टर आ जाता है। मेटालिक कैरेक्टर आएगा तो बॉन्डिंग वीक होगी, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। सबसे ज्यादा जो मैं फिर बता रहा हूँ, मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है, एनसीईआरटी से पढ़ना, मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर में नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, देन फास्फोरस का बढ़ जाता है, फिर आर्सेनिक का बढ़ जाता है, फिर बाद में कम क्यों हो जाता है? उसका रीजन ये है कि, उसका रीजन समझो मेरी बात, उसका रीजन समझो। एंटीमनी और बिस्मथ के केस में मेटालिक बॉन्डिंग आ जाती है, इनके केस में मेटालिक बॉन्डिंग आ जाती है, जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। तो यहां से यहां तक जाते वक्त तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, बाद में कम हो जाता है, ये याद रखना है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। अच्छा, नाइट्रोजन गैस होता है, फास्फोरस सॉलिड होता है, उसके पीछे रीजन ये है रूम टेम्परेचर पे, उसके पीछे रीजन ये है कि एटॉमिसिटी फास्फोरस की 4 होती है और नाइट्रोजन की 2 होती है, मोलर मास ज्यादा, वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। लास्ट में जाके ये एंटीमनी और बिस्मथ के केस में मेटालिक बॉन्डिंग आ जाती है, मेटालिक कैरेक्टर आ जाता है, जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। अच्छा, ऐसे ही रीजन मैंने अभी बताया आपको, ये जो ऑक्सीजन और सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है ना, उसके पीछे भी यही रीजन है। ऑक्सीजन गैस होती है रूम टेम्परेचर पे, ये सॉलिड होता है।
ऑक्सीजन गैस होती है, रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड होता है। ऑक्सीजन गैस होती है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, जरा याद करा दूं। चलो अच्छा, पहले मैं ये बता दूं, फास्फोरस का जो स्ट्रक्चर है साइक्लिक स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर है। याद आया मेरे बच्चों? एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, 60 डिग्री होता है। हर फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन जो होती है ना वो sp3 होती है। sp3 वाला कितना एंगल शो करना चाहता है? 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ एंगल कितना है? 60 डिग्री। मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ऐसा स्ट्रक्चर है। 3 फास्फोरस हाथ पर है, 1 2 3। एक फास्फोरस ऐसा है, इससे जोड़ दो और ऐसे खींच दो। टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर होता है बच्चों, टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर होता है। हर फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। और जब एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, क्यों होता है? एंगल होना कितना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होना चाहिए था ना। है कितना? है कितना बताओ? 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, इसी वजह से इसके बॉन्ड वीक होते हैं और रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, अनस्टेबल होता है, रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो फास्फोरस का स्ट्रक्चर कैसा है? टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर है, जी में पूछेंगे। सल्फर का क्राउन स्ट्रक्चर होता है, क्राउन। याद है नहीं याद है? पकड़ रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्राउन स्ट्रक्चर होता है, क्राउन स्ट्रक्चर होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्राउन होता है, क्राउन स्ट्रक्चर, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। क्राउन स्ट्रक्चर होता है, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होता है। इसमें भी हर सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। बेटा सल्फर भी लार्ज साइज होने के कारण पी पाई मल्टीपल बॉन्ड शो नहीं करता, जबकि ऑक्सीजन छोटा साइज होने के कारण पी पाई मल्टीपल बॉन्ड शो करता है। ऑक्सीजन छोटा साइज होने के कारण पी पाई मल्टीपल बॉन्ड शो करता है, जबकि सल्फर पी पाई मल्टीपल बॉन्ड शो नहीं करता ड्यू टू लार्ज साइज। लार्ज साइज होने के कारण सल्फर पी पाई मल्टीपल बॉन्ड शो नहीं करता सल्फर के बीच में। इसीलिए सल्फर नेचर में s8 फॉर्म में मिलता है। इसकी वजह से इसकी एटॉमिसिटी 8 होती है। अगर एटॉमिसिटी 8 है तो वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जिसकी वजह से सॉलिड होगा। इसी के कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। इसी के कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। क्यों होता है समझे? एटॉमिसिटी की वजह से होता है। यही रीजन है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस के मेल्टिंग पॉइंट में भी डिफरेंस है। यही रीजन है, नाइट्रोजन और मेल्टिंग पॉइंट में भी डिफरेंस है, और वो रीजन होता है एटॉमिसिटी। नोट किया? नोट किया? जरा मैं चेक कर लूं एक बार वीडियो। नोट कर लिया क्या? बिल्कुल सही से नोट कर लो। नाइट्रोजन और फास्फोरस के मेल्टिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस क्यों है? क्यों है नाइट्रोजन और फास्फोरस के मेल्टिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस? एटॉमिसिटी के कारण है। फास्फोरस की एटॉमिसिटी 4 होती है, 4 होती है तो वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा। अच्छा मुझे एक चीज समझाओ, फास्फोरस की एटॉमिसिटी 4 क्यों होती है? रीजन है फास्फोरस पी पाई मल्टीपल बॉन्ड शो नहीं कर सकता, और जब फास्फोरस पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फास्फोरस के साथ शो नहीं कर सकता क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होने के कारण साइड वाइज ओवरलैपिंग इनइफेक्टिव होती है, जिसके कारण मेरे प्यारे बच्चों फास्फोरस नेचर में सॉलिड होता है, P4 होता है। इसकी एटॉमिसिटी 4 है, इसके अंदर मोलर मास ज्यादा है, वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, जबकि नाइट्रोजन गैस है। क्यों गैस है? क्योंकि नाइट्रोजन पी पाई मल्टीपल बॉन्ड शो करती है। दिस इज द साइक्लिक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ P4, जिसके अंदर 60 डिग्री एंगल है। फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। sp3 होती है तो एंगल कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट। कितना हो गया? 60 डिग्री। तो कितनी कम हो गया? इसके कारण खिंचाव जकड़ बहुत ज्यादा आ जाती है, और खिंचाव जकड़ अगर ज्यादा आएगी, एंगल स्ट्रेन ज्यादा आएगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। सल्फर के केस में भी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, अगली फैमिली में आप ये क्वेश्चन मुझसे मत पूछिएगा। सल्फर के केस में भी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, उसके पीछे भी रीजन यही है कि ऑक्सीजन जो है और सल्फर जो है, उन दोनों के बीच में एटॉमिसिटी सल्फर की 8 होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से सल्फर सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होती है रूम टेम्परेचर। नोट कर लो जरा, बात अच्छे से नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूँ एक।
बच्चों मैं ऑर्गेनिक नहीं छोड़ूंगा, ऑर्गेनिक तो मैं लगातार पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा आप लोगों ने मेरे वीडियोस को कम देखा है, इस वजह से मैं निराश हुआ हूं। आप लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, आप लोगों से ये मुझे उम्मीद नहीं थी। बच्चों एक चीज याद रखना, काम हर समय अपनी चीजों को टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। मतलब मान लो अगर कल हमारा बोर्ड का एग्जाम आ जाए, तो कल या परसों 2 दिन बाद हमारा बोर्ड का एग्जाम आ जाए, तो हम 14 दिन के अंदर 14 चैप्टर जो हैं, 14 जो चैप्टर्स हैं हमारे, वो हम 2 दिन में खत्म कर लेंगे। 2 दिन में खत्म कर लेंगे हम, 2 दिन के अंदर खत्म कर लेंगे हम 14 चैप्टर्स को। और अगर मैं अभी आपको ये बता दूं कि हमारा बोर्ड का एग्जाम 3 महीने बाद है, तो आप 14 चैप्टर को खत्म करने में 3 महीने लगा लेंगे। कहने का मतलब ये है, जो वर्क होता है वो अपने आप को टाइम के हिसाब से फैला लेता है। अगर टाइम कम है तो वर्क कम है, और टाइम अगर ज्यादा है तो वर्क ज्यादा है। मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से। एक बार महान सचिन तेंदुलकर से ये पूछा गया कि आप YouTube या सोशल मीडिया को ज्यादा क्यों नहीं चलाते, तो उनका कहना था कि अगर मैं सोशल मीडिया में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाऊं तो आज मैं जहां हूं वहां रहना मुश्किल है, और जहां मैं पहुंचना चाहता हूं वहां पहुंचना मुश्किल है। इसीलिए सोशल मीडिया से मैं दूर हूं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, एवरी मॉर्निंग सचिन तेंदुलकर जब तक 500 बॉल्स नेट पे नहीं खेल लेते थे, तब तक वो मोबाइल को टच भी नहीं करते थे। दिस इज कॉल्ड द वर्क एथिक्स। क्या आप में वो ताकत है कि जब तक आप एक चैप्टर कंप्लीट ना कर लें तब तक आप मीडिया को टच नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहेंगे, अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे? आपको पूरी दुनियादारी में सभी चीज़ों से लेना देना है। आपको कोविड की भी टेंशन है, आपको पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीत गई उसकी भी टेंशन है, सही है, हमारे देश में क्या चल रहा है उसकी भी टेंशन है। आप क्या कर सकते हैं? आप बताइए, आपका लेवल कितना है जो आप उसमें इन्वॉल्व होता है? आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। आप अपना काम कीजिए, बाकी अपना काम कर रहे हैं, पेरेंट्स अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। समझ रहे मेरी बात को? मैं आप पे नाराज नहीं हो रहा हूँ, आप मेरी बातों को बुरा ना लें, अन्यथा ना लें। आप मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं, पर मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कंडीशंस कैसी है। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जाती है कि जो ऑक्सी एसिड्स है, ऑक्सी एसिड जानते हैं ना, जो ऑक्सी एसिड है, सही है, जो ऑक्सी एसिड है नाइट्रोजन और फास्फोरस के, मैं लिख रहा हूं पहले लाइन, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, in intermediate oxidation state are unstable and undergo disproportionation reaction. disproportionation जानते हो ना? undergo disproportionation reaction, आप जानते हो ना disproportionation, जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी एलिमेंट का रिडक्शन हो सेम रिएक्शन में। तो ये कह रहा है अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्सो एसिड इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होंगे तो वो अनस्टेबल होते हैं और वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। जैसे बता दूं, HNO2 को नाइट्रस एसिड बोला जाता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसको हीट करेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन शो करता है, HNO3 NO प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है, HNO3 NO में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ 3 लगा लो, सही है, यहाँ 3 लगा लो, यहाँ 2NO लगा लो, बिल्कुल बैलेंस हो गई। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो +3 से +5 जाएगा तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा, है ना, और +3 से +2 जाएगा तो ये रिडक्शन कहलाएगा, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन। HNO2 को नाइट्रस एसिड कहते हैं। जरा एक और चीज लिख लो, अगर मैं H3PO3 को हीट कर दूं तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन शो करता है, H3PO4 + PH3। H3PO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसमें +5, इसमें -3, तो +3 से +5 जाओगे तो ऑक्सीडेशन है, और +3 से -3 में जाओगे तो रिडक्शन है। यार नोट कर लो फटाफट। एक और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं H3PO2 को हीट कर दूं तो वो पहले कन्वर्ट होता है H3PO3 + PH3 में, फिर मैं अगर H3PO3 को हीट कर दूं तो वो कन्वर्ट होते हैं H3PO4 में,
प्लस PH3। तो यहाँ H3PO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यहाँ +3, यहाँ -3, यहाँ +5, यहाँ -3। तो ये आपकी मैंने बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्सो एसिड इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होंगे तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेंगे और वो अनस्टेबल होंगे। नोट करो, हीट करने का जल्दी नोट करो, जल्दी नोट कर लो। नोट कर लिया? अंडरलाइन करना है एनसीईआरटी से, अंडरलाइन करना है। अभी टारगेट ये है पहले नाइट्रोजन फैमिली खत्म करते हैं। अच्छा एक चीज समझो मेरी बात बहुत ध्यान से, सेकंड पीरियड के एलिमेंट का एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है, ऐसा आप पढ़ चुके हैं। एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है बाकी मेंबर के कंपैरिजन में, उनसे अलग होता है बिहेवियर, उनसे अलग होता है। सेकंड पीरियड के मेंबर के एलिमेंट्स का एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट का एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है। आपको बता दूं, आपने पढ़ा होगा बोरोन फैमिली में बोरोन का बिहेवियर अलग होता है बाकी मेंबर से, कार्बन फैमिली में कार्बन का बिहेवियर अलग होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम का बिहेवियर अलग होता है, अल्कली मेटल में लिथियम का बिहेवियर अलग होता है। अच्छा ऐसा क्या है? एक तो इनका साइज छोटा होता है, एक तो इनका साइज छोटा होता है, दूसरा बताओ स्मॉल साइज होता है, दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। एक छोटा साइज होता है, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। साइज छोटा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। इनकी मैक्सिमम कोवलेंसी, कोवलेंसी का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इनकी जो मैक्सिमम कोवलेंसी होती है वो 4 होती है, इनकी मैक्सिमम कोवलेंसी 4 होती है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट का साइज छोटा होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उनके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, उनकी मैक्सिमम कोवलेंसी 4 होती है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट का एक्सेप्शनल बिहेवियर है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट का एक्सेप्शनल बिहेवियर है। इस फैमिली में मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की होती है, 3 होती है मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवलेंसी, नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट +5 शो कर सकता है, बट कोवलेंसी बेटा मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंसी कितनी शो कर सकता है? 4 शो कर सकता है सिर्फ। मैक्सिमम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है 3, नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, उसमें कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, वो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और कोवलेंसी 4 शो कर सकता है, 4 शो कर सकता है। आप बोलेंगे एग्जांपल समझाओ सर, एग्जांपल अगर मैं HNO3 की बात कर लूं, HNO3 की बात कर लूं, ये फॉर्मल चार्ज है, ये फॉर्मल चार्ज, जरा यहाँ चेक करो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 और 4, तो यहाँ इसकी कोवलेंसी 4 है, जबकि यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, बट नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवलेंसी 4 है। रीजन क्या है? उसके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। जरा नोट कर लो बच्चों अच्छे से, जरा नोट कर लो अच्छे से। सेकंड पीरियड एलिमेंट कांट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट बिकॉज दे हैव, सेकंड पीरियड एलिमेंट अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते। सेकंड पीरियड एलिमेंट डज नॉट एक्सपेंड its octet, सेकंड पीरियड के एलिमेंट अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते बिकॉज दे डू नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, बिकॉज दे डू नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। जबकि फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, वो कोवलेंसी शो कर सकता है। PCl5 के अंदर फास्फोरस की कोवलेंसी 5 होती है,
PCl6 माइनस के अंदर फास्फोरस की कोवलेंसी 6 होती है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते। ये एनोमलस बिहेवियर है सेकंड पीरियड के एलिमेंट का, नोट कर लो। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका मुझे पढ़ना, मुझे बताना, रिव्यू देना, कमेंट करना, फिर मैं जानूंगा क्या आ रहा है, ठीक है। अगला टर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ओके, थैंक यू।